तुम्हारा फ्रेंड और मेंटर इंतखाब उमर। जैसा कि मैंने अपने चैनल के पहले वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल्स अपलोड करूंगा, तो उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जो मैंने फ़िज़िक्स से शुरुआत किया है, और ये क्लास 9th का मोशन है। ये इसका पहला लेक्चर है, फिर मोशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो मैं फिर इसके बाद डालूँगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा डोज हो जाए। अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। यहाँ तुम लोग CBSE और ICSE का सिलेबस देख सकते हो जो मोशन से रिलेटेड है। दोनों का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये है वो सारे पॉइंट्स जो मैं इस सीरीज़ में मोशन के इस सीरीज़ में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज जो है मैं सिर्फ 7 पॉइंट्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ 7 पॉइंट्स तक डिस्कस करूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज़, मैग्नीट्यूड, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, रिफरेंस पॉइंट, मोशन एंड रेस्ट, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का हल्का सा तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। चूँकि हमने फिज़िक्स की शुरुआत की है क्लास 9 में, तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मास पढ़ना है, लेंथ पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, उसके अलावा वर्क पढ़ना है ना, एनर्जी पढ़ना है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है कि हर फिज़िकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं नंबर के हेल्प से। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 जो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, उसके हेल्प से हम जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो से ही फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मान लो मास, अगर किसी चीज़ का मास 50 kg है, तो 50 जो मास जो हो गया फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसे हम मेज़र करके मैंने इसका वेट कितना निकाला, 50 kg निकाला। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है। जैसे 50 kg में 50 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो यूनिट है। इसी तरह से लेंथ अगर मान लो कि 10 मीटर्स है, तो 10 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और यूनिट जो हो गया मीटर हो गया। तो ये लेंथ जो हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से फ़िज़िकल क्वांटिटी को 2 हिस्से में बांटा गया है, ये बताने के लिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन फंक्शन के एतबार से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो कहलाता है स्केलर, और दूसरा हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने से पहले एक थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण कहते हैं। ये एक्चुअली है क्या कि ये नंबर है, ये भी मैग्नीट्यूड भी नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होता है, वो ये बताता है कि कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो एक्चुअली है कितना। जैसे अगर किसी का मास 60 kg है, तो 60 जो हो गया 60, ये 60 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और kg यूनिट हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए का हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अगर मतलब कहीं भूकंप आया तो उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं कि 7 है या 7.3 है। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 न्यूटन। तो ये जो हो गया मैग्नीट्यूड 9, यहाँ 9.8 क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और न्यूटन जो हो गया उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अभी मैंने पीछे बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा है। तो जब 2 हिस्सों में बांटा है तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट तो होगा ही। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन उसके हम डायरेक्शन के हिसाब से उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ वैसे क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं, है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ 5 kg है, तो मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम सिर्फ कहीं पर लिख देते हैं 5 kg,
तो 5 kg से काम चल जाएगा। 5 kg अप डाउन ना, ईस्ट वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें हमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चाहिए, दूसरा उसका यूनिट चाहिए। देखो यहाँ है क्या, कभी कभी हिंदी में कुछ ऐसी शब्दावली होती है कि जिससे पूरा का पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे अदिश, स्केलर की हिंदी अदिश होती है, तो अ माने नहीं होता है, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है। यहाँ दिशा का न होने का मतलब यह है कि अदिश जो राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड से चल जाता है, उसमें दिशा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे डिस्टेंस देख लो ना, डिस्टेंस जो है ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी, ये सारे एग्जांपल जो है स्केलर क्वांटिटीज़ के हैं। सिर्फ अगर हम 19 मीटर्स कह देते हैं तो ये हमारा काम चल जाता है। इसके जस्ट अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बगैर तो क्वांटिटी होगी ही नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे पीछे हमने एग्जांपल दिया था स्पीड का, तो स्पीड जो था क्या था, वो स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट सेम है ना, दोनों से हमें वेग का पता चलता है, स्पीड का पता चलता है। लेकिन जब हम रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं तो हम लोग उसके स्पीड की बात नहीं करते हैं, उसके वेलोसिटी की बात करते हैं। क्यों करते हैं वेलोसिटी की बात? क्योंकि हम उसके रॉकेट के डायरेक्शन के साथ हम उसके स्पीड की बात करते हैं। तो जब उसकी स्पीड डायरेक्शन के साथ हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी में 3 चीज़ें हो जाएंगी, एक हो जाएगा यूनिट, दूसरा हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा हो जाएगा डायरेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर फोर्स 20 न्यूटन नॉर्थ, तो 20 हो गया तुम्हारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन हो गया यूनिट, और एन जो हो गया वो तुम्हारा हो गया डायरेक्शन हो गया। इसी से डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ये सारे के सारे क्या हैं? स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का एक छोटा सा चार्ट है। अगर तुमको ये भूल जाओगे किस में डायरेक्शन होता है किस में डायरेक्शन नहीं होता है, तो मैंने अभी तुमको इस लेक्चर में पहले स्केलर बताया है, फिर वेक्टर बताया है। तो अल्फ़ाबेट में भी स्केलर का एस पहले आता है और उसका बी पहले आता है। तो याद रखना है कि स्केलर अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो वो जिसमें अदिश है वो उसमें दिशा नहीं होती, और वेक्टर का वी बाद में आता है तो मतलब उसमें दिशा होती है। ये वेरी सिंपल है। और स्केलर क्वांटिटीज़ ज़्यादा होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कम है। अगर तुम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जान जाओगे तो जो क्वांटिटीज़ बचेंगे वो नेचुरली स्केलर क्वांटिटीज़ ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम मोशन के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इसको हिंदी में निर्देश बिंदु कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली एक फिक्स्ड प्लेस है। जैसे यहाँ पर देखो तुम्हारा घर है, ये ट्री है, यहाँ पर एक ये है बिजली का कुछ दिख रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर है। तो जैसे ये कार जा रही है तो ये कार अपने पोजीशन को, पहले ये कार दो पे थी, अब ये कार 1 पे आ गई है। तो हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट को ले लें, चाहे इसको ले लें, एक बार में हम एक ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये घर से इसका ये पहले 2 पे था, अब ये 1 पे आ गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स प्लेस होता है ना, जो हमारा हेल्प करता है कि कोई वस्तु की पोजीशन कितनी चेंज हुई है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज हुआ है, ये हमें रेफरेंस पॉइंट से हमें पता चलता है। और जब मोशन होता है तो कोई भी वस्तु अपने रेफरेंस पॉइंट से अपना पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद अब ये मोशन। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ, क्या ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो क्या वो सारी की सारी मोशन में हैं, या कुछ मोशन में हैं कुछ रेस्ट में हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस भी है, नो भी है। यस कैसे है? ये एक्चुअली मोशन या रेस्ट किसी चीज़ के कंपैरिजन में होता है। जैसे मान लो कि अगर हम सन पे चले जाएं या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे, तो वहाँ देखेंगे कि ज़मीन घूम रही है और ज़मीन पर की सारी चीज़ें घूम रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ हम यहाँ रुकी हुई ठहरी हुई देख रहे हैं वो चीज़ भी गति में है, मोशन में है, चल रही है। लेकिन अगर हम उसको ज़मीन के रिस्पेक्ट में देखें, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें, तो जो चीज़ चल रही है वो तो रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, और जो चीज़ रुकी हुई है वो अपने रेफरेंस पॉइंट के पास से उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। बहरहाल तो अर्थ के रेफरेंस में कुछ चीज़ें मोशन में होती हैं, कुछ चीज़ें रेस्ट में होती हैं। तो द ऑब्जेक्ट्स विच चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम आर सेड टू बी इन मोशन। वक्त के साथ साथ जो वस्तुएं अपना पोजीशन बदल देती हैं उसे हम मोशन में कहते हैं। जैसे मूविंग कार, फॉलिंग एप्पल, मूविंग फुटबॉल, रनिंग ट्रेन। और जस्ट अपोजिट
कि समय के साथ जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, नॉट चेंज देयर पोजीशन, वो रेस्ट या उसको विराम में कहते हैं। जैसे टेबल पर रखी हुई किताब, पार्क में रखा हुआ बेंच या चेयर पे बैठा हुआ आदमी। अब हम मोशन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो कुछ पैरामीटर्स हमें उसके बारे में कुछ मापदंड होते हैं जिसका जानना ज़रूरी है। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमारे लिए मोशन को जानना क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मोशन की हम शुरुआत करते हैं मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका हिंदी होता है सरल रेखीय गति, मतलब एक रेखा में गति करना। मोशन सीधे लाइन में, ये लाइन जो होता है तुम्हारा खड़ा भी हो सकता है, गिरा भी हो सकता है, स्लैंटिंग भी हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्लैंटिंग हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे तो मोशन कई तरह की होती है, जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करेंगे। यहाँ एक कार ओ से ए से बी, बी से सी जा रही है और फिर ये लौट रही है ना। तो इस तरह के जो मोशन को, चूँकि ये अगर हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले लें, यहाँ पे हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, कुछ चीज़ ले लेते हैं, इससे कंपेरिजन में कार यहाँ पर थी, फिर बढ़ के यहाँ आ गई, तो इसने अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज किया, इट मीन्स द कार इज़ इन मोशन। तो ये जो है इस तरह के मोशन को स्ट्रेट लाइन में मोशन कहते हैं, जिसका बहुत सारा नाम है। वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, या एसएससी में तुम्हें वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना होगा, या उसे लीनियर मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर जब कोई बॉडी एक सीधे रास्ते में गति करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस, जब नेचुरली जब कोई चीज़ में मोशन होगा, वो अपना प्लेस चेंज करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ तब्दीली आएगी। वो तब्दीली क्या आएगी, मोशन के शक्ल में, डिस्टेंस के शक्ल में आएगी। वो कुछ न कुछ गति अपना कुछ न कुछ दूरी तय करेगी ना। जैसे मान लो कोई वस्तु ओ पे था, फिर सी पे अगर आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया उसके ऑब्जेक्ट के प्लेस में चेंजिंग आई है और उसने कुछ दूरी तय की है। ये स्लाइड मैंने एक साथ बनाया था, लेकिन ये बहुत सारा हौच पौच लग रहा है, तो इसलिए इसको मैं अलग अलग तुम लोगों को स्लाइड पे समझाता हूँ। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी। वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, द कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जिस रास्ते से कोई वस्तु जा रही है, वो पूरे रास्ते को, वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, तो उस पूरे रास्ते की दूरी को हम, जैसा कि डिस्टेंस तो दूरी होता है, तो उस दूरी को हम किसी भी दो पॉइंट को, इनिशियल से लेकर के जो फाइनल पोजीशन है वहाँ तक की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये वस्तु ने यहाँ तक की दूरी तय की, तो इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी तय कर ली। डिस्टेंस ये बताता है कि उसने कितना ग्राउंड पार किया है, कितना एरिया उसने लिया, कितना दूर तक उसने कवर किया है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें ये नहीं देखते कि ये ईस्ट में जा रहा है या नॉर्थ में या साउथ में या वेस्ट में। अगर यहाँ तक आने के लिए इसे यहाँ तक आना पड़े और यहाँ तक, इससे फिर इधर से यहाँ पहले आना पड़े, फिर इधर जाना पड़े, तो भी इसका डिस्टेंस जो है हम इसे काउंट करेंगे। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मानी जाएगी, फिर ये डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये लेफ़्ट माइनस में नहीं जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसके बाद बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली ये डिस्टेंस का ही एक भाई है, लेकिन है ये बहुत नखरेला। दोनों भाई होते हुए भी इसके मिजाज में जो है बहुत नज़ाकत है। क्या है कि ये हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है ना। इसको कहीं भी जाना है या कहीं की दूरी इसका मेज़रमेंट करना है, तो उसका कहना है कि हमें एक डायरेक्शन हमें चाहिए, एक दिशा चाहिए, हम अपने इधर उधर हम नहीं हम जाएंगे, है ना। तो इस कारण इसे कभी कभी लॉस उठाना पड़ता है। पॉजिटिव में रहता है, निगेटिव 0 भी हो जाता है और कभी कभी निगेटिव में भी जाता है। यहाँ तक कि इसके नाम में जो डी लगा हुआ है, चूँकि डिस्टेंस में ऑलरेडी डी है, तो इससे डी नहीं चाहिए। ये कहता है कि मैं एस लगाऊंगा अपने नाम के पहले, जो मेरा सिंबल होगा वो एस से होगा। बहरहाल, तो इसका मेन मकसद ये है डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्टेंस जितनी भी दूरी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ अगर इतनी दूरी तय करके यहाँ तक पहुँची है, ये दूरी नेचुरली इस दूरी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ से चलती है सी तक।
तो इसने डिस्टेंस तय किया 25 किलोमीटर, किलोमीटर में नहीं लिख रहा हूँ, और तो इस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी 25 किलोमीटर ही होगा। अब ये आगे बढ़ करके बी तक पहुँचती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 35 किलोमीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 35 किलोमीटर। ये जर्नी पूरे आगे करने के बाद ए तक पहुंचती है ये, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर और इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब यहाँ पे नक्शा थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये वस्तु जो है घूमती है, घूम करके ये बी तक आती है। तो यहाँ पे चूँकि डिस्टेंस से तय की गई पूरी दूरी है, इसलिए इसकी पूरी दूरी हो गई 60 + 25, मतलब ये इसकी दूरी हो गई 85। अब यहाँ पर लेकिन चूँकि ये बड़ा नखरेला है, इसको इतनी लंबी दूरी का मेज़रमेंट नहीं चाहिए, तो ये कहता है हम इतने पे ही काम चला लेंगे। तो ये ओ से लेकर के बी तक के ही दूरी को ये अपना डिस्प्लेसमेंट मानता है, जो कि कितना होता है 35 किलोमीटर। अब ये वस्तु जो है फिर बी से सी तक आती है, तो इसका डिस्टेंस और बढ़ जाता है, ये हो जाता है 95 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट घट के अब रह जाता है 25 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। फिर ये वस्तु सी से आगे बढ़ के ओ तक आ जाती है, तो ये इसने पूरी डिस्टेंस तय कर लिया 60 + 60 120 किलोमीटर, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट इसके अकड़ की वजह से क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो नेचुरली अगर ये दूरी वस्तु और लेफ़्ट साइड में जाएगी तो ये निगेटिव में भी चला जाएगा। मैं उस निगेटिव को भी यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे है, सॉरी फिर से मैं इसको बताता हूँ ठीक से। कोई वस्तु बी पे है और यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट हम बी मान लेते हैं, ठीक है। बी से इस वस्तु ने दूरी तय की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका इसने कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अब यहाँ हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चर्चा करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है 25 किलोमीटर। अब इसे यहाँ से लौटना है, लौटने के बाद तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर था, ठीक है। अब ये इधर से जब होगा तो फिर यहाँ लौट के आ गया, तो 25 - 25 हो जाएगा, मतलब 0 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये अगर लेफ़्ट में कुछ दूरी जाना चाहता है, इस यहाँ पर मैं कोई चीज़ बताना मैं भूल गया कि इस साइड को पॉजिटिव लेंगे हम, इस साइड को निगेटिव लेंगे, तो यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आके 0 हो गया। अब ये वस्तु और बैक साइड जाएगी, निगेटिव लेफ़्ट साइड जा रही है, वेस्ट में जा रही है ये ईस्ट में जा रही थी, ये वेस्ट में जा रहा है। तो ये सी पर पहुंचने के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ से काउंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, चूँकि ये पॉजिटिव में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 25 किलोमीटर, और ये निगेटिव कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो इसका अब ये -35 किलोमीटर, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट -10 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी होता है, ठीक है। अब अपने इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हुए दोनों में जल्दी से मैं तुम लोगों को इसका डिफरेंस बता देता हूँ, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि टोटल लेंथ ऑफ जो पाथ होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसे डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, पॉजिटिव या 0 दोनों होता है। मैंने बताया ना अभी कि ये पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो इसे मैं जल्दी से बता दूं, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, तो इसने 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर ली, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 40 किलोमीटर, इसको भी 40 किलोमीटर मान लेते हैं, तो इसने 80 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको इस रास्ते से मतलब नहीं है, ये अपनी दूरी को इसे ही मेज़र करेगा, मतलब कि ये इससे पाथ से मतलब नहीं है। ये चीज़ ऐसे आई है, लेकिन इसका डिस्टेंस इधर से मेज़र किया जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि ये डिस्टेंस डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मतलब ये दिशा पे इसका की निर्भरता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पे निर्भरता है। डायरेक्शन पे निर्भरता का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा फिर समझाता हूँ कि जैसा भी मैंने बताया
कि ये जो है डिस्टेंस जो है इसको पहुंचना है किसी वस्तु को ए तक पहुंचना है ओ से, तो इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ये चाहे तो ऐसे आए ऐसे जाए, ये चाहे तो जिगजैग जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे भी जाना हो जाए, तो ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब इसका मेज़र किया जाएगा तो ये डायरेक्शन इसका ईस्ट की तरफ मान है, तो ये 60 किलोमीटर ईस्ट लिखा जाएगा, इसको 60 किलोमीटर ईस्ट हो गया और 60, ठीक है। तो ये हो गया, तो बात उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ रही होगी। और ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है तभी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैंने तुम लोगों को बताया था पीछे कि हम जब डिस्प्लेसमेंट हम बढ़े थे, यहाँ मैं दफ़ा फिर तुम लोगों को बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 7 था, 25 था। यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 60 और 60 हो गया। तो यहाँ तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इक्वल था। लेकिन अब जब ये वस्तु यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाती है तो इसका डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, 85 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 35 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या कम होगा, ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद इसे डी से डिनोट करते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं। लेकिन इतना कुछ डिफरेंस होने के बाद भी एक सिमिलरिटी है कि दोनों का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या है, मीटर ही होता है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं तुम लोग को इन सारे पॉइंट्स पे बताऊंगा, अगला वीडियो मेरे इस पॉइंट्स पे होगा। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर तुम लोगों तक ज़रूर से ज़रूर लिख करके पोस्ट कर दूँ।